हमें बताया जाता है कि आसमान से बिजली का गिरना एक प्राकृतिक घटना होती है जो कहीं भी रैंडमली गिरकर इंसानों और जानवरों को मार सकती है, बिल्डिंग्स जंगल्स में आग लगा सकती है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आसानी से प्रभावित कर सकती है। पर क्या इस बिजली गिरने की घटना को टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल भी किया जा सकता है? और क्या इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर किसी स्पेसिफिक एरिया और व्यक्ति को भी टारगेट किया जा सकता है? लाइटनिंग, वो आसमानी बिजली जिसे हम थंडरस्टॉर्म और आंधी तूफान वाले बादलों में देखते हैं, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नॉर्मल बादल की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक फैले होते हैं, जो अपने अंदर पानी के साथ साथ बिलियन वॉट्स का इलेक्ट्रिक करंट भी लेकर चलते हैं, जिसे वो मिली सेकंड में कहीं भी रिलीज कर पूरे आसमान को बिजली से चमका सकते हैं और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक शॉक से जला सकते हैं। लेकिन इस तरह के बादलों में आखिर बिजली बनती कैसे है? बादलों में बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप बचपन में बनाया करते थे बालों पर बलून रगड़कर, जहां आपके बाल उसके सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर उस पर नेगेटिव चार्ज बना देते थे। ठीक उसी तरह बादलों में भी वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल और हवा का टकराव, टेम्परेचर का बदलाव और कॉस्मिक रेस का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन वहाँ पोलर अपोजिट स्टैटिक चार्ज पैदा कर देता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले हल्के ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स बादल के ऊपर वाले हिस्से में और नेगेटिव चार्ज वाले भारी ड्रॉपलेट्स बादल के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं, जो एक बैटरी की तरह बादल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बढ़ने पर ताकतवर होने लगती है, तब ये वहाँ मौजूद एक्सेस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए अपोजिट चार्ज की तरफ तेजी से भागने लगती है, जो रास्ते में आने वाली एयर को आयनाइज कर रोशनी के साथ शॉकवेव पैदा कर देती है, जिसे हम बादल गरजने की आवाज़ के रूप में सुनते हैं। इस तरह की लाइटनिंग को हम दो बेसिक टाइप में बांट कर देख सकते हैं। एक वो जो बादल के बीच में यानी आसमान में ही होती रहती है, और दूसरी वो जो बादल और ज़मीन के बीच में होती है, जिसे हम बिजली का गिरना और लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। ये लाइटनिंग स्ट्राइक दिखने में भले ही आपको एक जैसी लग सकती है, पर इनका डिस्चार्ज हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब बादल का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तलाश में ग्राउंड सरफेस की तरफ आता है, तब वो एक नेगेटिव लाइटनिंग स्ट्राइक बनाता है, जो अधिकतर नॉर्मल बिजली गिरने वाली घटनाओं में होता है। लेकिन जब बादल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तलाश में सरफेस पर आता है, तब वो एक पॉजिटिव लाइटनिंग स्ट्राइक बनाता है, जो नॉर्मल लाइटनिंग से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होती है, जिसे हम थंडरस्टॉर्म की आखिरी स्टेजेस यानी जाते हुए तूफान में देखते हैं, जब बादल के अंदर का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जिसे रिलीजन्स में भगवान के एक हथियार के रूप में देखा गया है, क्या इसे कोई अपने इशारों पर कंट्रोल भी कर सकता है? हमने वेदर कंट्रोल की पुरानी वीडियोस में जाना था कि कैसे दुनिया की गवर्नमेंट्स 1940 से ही वेदर कंट्रोल और क्लाइमेट मॉडिफिकेशन के प्रोग्राम सीक्रेटली रन करती आई है, जहां वो क्लाउड सीडिंग और एटमॉस्फेरिक आयोनाइजेशन से भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी परिस्थितियां बना पा रहे थे और इन्वायरमेंट एनहेंसमेंट से पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल कर पा रहे थे। ठीक उसी दौरान वो लाइटनिंग को भी कंट्रोल करने के प्रोग्राम सीक्रेटली शुरू कर चुके थे, जिसकी शुरुआती जानकारी मिलती है 1949 के यूएस फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट के इस डॉक्यूमेंट से, जहां फॉरेस्ट एजेंसीज बिजली गिरने से जंगलों में लगने वाली आग को काबू करने के नाम पर उस समय चल रहे ड्राई आइस क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट से बादलों में बिजली बनने की प्रोसेस को कमजोर करने और लाइटनिंग स्ट्राइक को रोकने की संभावना तलाश रही थी। अब वो ड्राई आइस क्लाउड सीडिंग से बिजली वाले बादलों को कितना कमजोर और मॉडिफाई कर पाए इसकी जानकारी तो नहीं है, पर उन्होंने लाइटनिंग पर डीप रिसर्च करने के लिए 1950s में प्रोजेक्ट स्काईफायर नाम का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिसका मेन गोल बादलों की बिजली के बर्ताव को समझकर उसे कंट्रोल और कमजोर करना था, जिसके लिए वो क्लाउड सीडिंग में ड्राई आइस की बजाय सिल्वर आयोडाइड न्यूक्लिक पार्टिकल का यूज़ करने लगे थे लाइटनिंग सप्रेशन के लिए। इस प्रोग्राम के शुरुआती टेस्ट वैसे तो ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे थे, पर उनका ये तरीका अब भी बिजली गिरने की घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी बीच 1960s में एक साइंटिस्ट जिसका नाम उन्होंने छुपाया हुआ है, उसने सीआईए की स्पेशल एक्टिविटीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिप्टी को एक प्रपोजल सेंड किया लाइटनिंग डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के आइडिया को लेकर, जिसे बाद में सीआईए ने पास कर एयर सिस्टम डिवीजन के चीफ इंचार्ज को भेज दिया था। इस प्रपोजल में वो व्यक्ति बादलों की बिजली को दिशा देकर उससे मनचाहे रिजल्ट और इफेक्ट बनाने की बात कर रहा था, जिसे करने के लिए उन्हें कुछ किलोमीटर लंबे और बहुत पतले माइक्रोन साइज के कंडक्टिव वायर्स को
रॉकेट और एयरक्राफ्ट की मदद से थंडरस्टॉर्म के चार्ज रीजन में ले जाना होगा, जहां वो वायर्स लाइटनिंग डिस्चार्ज के लिए एक आर्टिफिशियल गाइडिंग लीडर यानी बिजली को मनचाहे टारगेट एरिया में ले जाने के लिए एक रास्ते का काम करेगा। इस प्रपोजल में उसका कहना था कि यह तरीका टूटे हुए वायर्स के साथ भी काम कर जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग का मेन डिस्चार्ज उन वायर्स के आसपास बनी आयोनाइज एयर से होगा और साथ ही ये उन लाइटनिंग के पीछे का कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगा। यह तरीका वैसे तो बिल्डिंग पर अर्थिंग के लिए लगाई जाने वाली लाइटनिंग रोड की तरह ही था, पर रॉकेट के इस्तेमाल से वो लाइटनिंग के डायरेक्शन को एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक कंट्रोल कर सकते थे, जिसे उन्होंने 1970s में फ्लोरिडा में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था और बाद में दूसरी कंट्रीज ने भी इसे परफॉर्म कर इसकी टेक्निक को इम्प्रूव कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो ये सब बिना रॉकेट और वायर की मदद से भी कर सकते हैं। लेजर लाइटनिंग रोड ये एक तरह का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो लाइटनिंग स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए लेजर इंड्यूस प्लाज्मा चैनल टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके लिए वो हाई इंटेंसिटी लेजर पल्स से बादल और टारगेट पॉइंट के बीच में एयर को आयनाइज कर वहाँ एक कंडक्टिव प्लाज्मा चैनल बना देते हैं, जो कि एक वर्चुअल मेटल वायर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग डिस्चार्ज को कहीं भी ले जाने के लिए। इस तरह लेज़र से लाइटनिंग कंट्रोल करने की ये जानकारी वैसे तो बहुत पहले से ही कागज़ों का हिस्सा रही है, पर इसकी टेस्टिंग की जानकारी को लोगों के सामने कुछ साल पहले ही लाया गया है, जहाँ वो इसकी मदद से बिजली का रास्ता बदल कर फॉरेस्ट फायर को रोकने और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। पर यह सेफ्टी प्रोटेक्शन की बातें उनकी ज़ुबान पर क्या मतलब रखती है वो तो आप खुद से ही समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो इस लाइटनिंग स्ट्राइक को किसी भी जगह टारगेट करवा सकते हैं तो क्या वो इसकी मदद से आपको टारगेट नहीं कर सकते। और आप ये सोच रहे हो कि ये लेज़र गाइडेड लाइटनिंग स्ट्राइक सिर्फ बिजली वाले बादलों में ही काम करेगी, तो ऐसा भी नहीं है। वो इसे ड्रोन, सैटेलाइट और टेजर गन की मदद से भी कर सकते हैं, लेज़र से प्लाज्मा चैनल बनाकर उसमें हाई पावर इलेक्ट्रिक पल्स डालकर, जिसे इलेक्ट्रो लेज़र कहा जाता है। आपने बीते कुछ सालों में ऐसी कई खबरें सुनी होगी जहां बिजली गिरने की घटनाएं दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, जो इंडिया में 1995 से लेकर 2014 के बीच 30 से 40% तक और 2019 से 2023 के बीच सिर्फ 4 साल में ही लगभग 53% तक बढ़ चुकी है, जो इंसानों, जानवरों और जंगलों को कहीं से भी टारगेट कर रही है, जिसे गवर्नमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया के साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज से जोड़कर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सब इंक्रीज इंसानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। पर यह सब जानकारी जानने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि ये सारी घटनाएं 100% तक प्राकृतिक रूप से हो रही है, या आप अब भी इनकी छुपाई हुई काबिलियत से अनजान बनना चाहते हैं? तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।